वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। आपका होस्ट आमिर अली। सर मुझे अहमद चुनाय साहब आपकी तरफ आना है। अहमद चुनाय साहब, पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के साथ एंड दैट इज़ फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर पाकिस्तान, जो हमारा अगला लाए अमल होगा फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई अमेरिका से बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है या मिलनी चाहिए, इनिशिएटिव मिलना चाहिए? अभी अभी तक तो सिर्फ बातें ही हो रही हैं और ऐसी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो ऑर्डर्स ज़रूर डाइवर्ट हो गए कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली रीजन का सेफ मुल्क अब कहलाने लग गया है और यहाँ से लोगों को माल लेने में, यहाँ से लोगों को परचेजेस करने में, चाहे वो टेक्सटाइल्स हों चाहे दूसरी आइटम्स हों, वो आसानी पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन जो सर भी अहमद कस्टमर चुनाय है, साहब, एक वही सेक्टर है, यानी हम बार बार एग्जांपल देते हैं बांग्लादेश की कि जिसकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट सेकंड लार्जेस्ट हो गई है पूरी दुनिया में, शायद $60 बिलियन की फिगर दी जाती है। पाकिस्तान आज भी $20 बिलियन पे पड़ा है और हम कोई ऐसा इंसेंटिव यानी ट्रेड के लिए हम कोई ऐसी डिस्कशन क्यों नहीं कर सकते अमेरिका के साथ? अमेरिका का हमारा अलाइज भी है, हम उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम उसे जीरो टैरिफ या लीस्ट टैरिफ पे क्यों नहीं ला सकते? देखिए ऑब्वियसली अगर बात की जाए उस लेवल पर और सारी चीज़ें पेश की जाएं तो मैं समझता हूं कि ज़रूर इस पर कंसिडरेशन हो सकता है। दूसरी बात, आपकी बात से जो मेरे जहन में आ रही है वो ये आ रही है कि देखिए, हम हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, स्टैग्नेंट है। जाहिर है जो अपने कोर इश्यूज हैं वो ज़रूर हैं टेक्सटाइल के, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ बहैसियत एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन, कि हम इनोवेशंस पे नहीं जाते बहुत जल्दी और हम आज भी पुराने माइंडसेट के साथ काम करते हैं। आज दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन्स, सारी चीज़ें आ गई हैं जो कम एनर्जी पे और कम मैन पावर रिसोर्स पे काम करती हैं, लेकिन हमने उसको बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। आज भी हमारे जो यूनिट पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन जो कर चुके हैं, नई मशीनरी ला चुके हैं, जिसमें लेबर एफिशिएंसी भी है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी है, वो यूनिट बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, हर साल मल्टीप्लाई हो रही है। तो रिजल्टेंट फैक्टर ये है कि हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को जो है वो इस लाइन पर आना पड़ेगा कि हमने अपनी मशीनरी जो है वो जदीद लानी है। पुरानी मशीनरीज जो हैं वो जिस लेबर एफिशिएंसी पे चल रही हैं, जिस एनर्जी एफिशिएंसी पे चल रही हैं, वो बिल्कुल ही कंपेटिटिव नहीं है। हमारे एनालिसिस है कि पूरे एनर्जी सेक्टर, पूरे जो टेक्सटाइल मशीनरी सेक्टर है, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा और नई लेटेस्ट मशीन्स लाकर हमें दुनिया के साथ compete करना पड़ेगा ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े। सर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? ये एक मेरा सवाल है। देखिए, जाहिर है गवर्नमेंट के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि ड्यूटी फ्री मशीनरी की इंपोर्ट अलाउ हो और जो रिफाइनेंस है या जो मशीनरी बैक फाइनेंसेस हैं वो जो है वो आसान हो जाए और तमाम अहमद बैंक्स चुनाय को साहब, जो है वो। मशीनरी का तो अल्टीमेटली मतलब ये एक होता है कि उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो व्हाई नॉट दिस ऑल काइंड ऑफ मशीनरी जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती, हम उसे एक क्यों नहीं एक ऐसी विंडो दे देते कि मशीनरी पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री अलाउड होनी चाहिए? देखिए, मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। मैं सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की नहीं, मैं आप बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सेक्टर्स की चलिए बात कर लेता हूँ। तमाम सेक्टर्स तो की हमें बात करें। तमाम सेक्टर्स में यही करना पड़ेगा कि लेबर एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट मशीन जो है वो या तो मंगवानी पड़ेगी या यहाँ उनके प्लांट्स लगवाने पड़ेंगे ताकि हम हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, हम आगे जाके कंपिटिटिव हों और जो कम एक्सपोर्ट का रोना है वो जो है वो ज़्यादा अपने उस पर आ जाए। हम अगर आज भी यही सोचते हैं कि जी $30-35 मिलियन के दरमियान एक्सपोर्ट करेंगे तो आगे हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर मशीनरी मंगवाते हैं तो जाहिर है वहाँ इंपोर्ट्स भी है हमारी बढ़ जाती हैं। तो सर हमें ये भी देखना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इंपोर्ट्स का कितना किरदार है। अगर वो सिमिलर किरदार है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बेकार है कि अगर $30 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $30 बिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए हम $32-33 मिलियन का माल मंगवाते हैं, बिलियन डॉलर का,
तो फिर देर इज नो कहाँ की वैल्यू authority एडिशन। है कि ये काम किया आपका जाए? पॉइंट ये है कि अगर आपका पॉइंट मैं लेना चाहूँ तो दैट इज देर इज नो वैल्यू एडिशन। सर जफर प्राचा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। सर जफर प्राचा साहब, आपने ईवी इंडस्ट्री का एक जिक्र किया। पूरी दुनिया बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है ईवी पे। मुझे कैलकुलेशन मुझे जो पता चली थी कि जी चाइना में शायद 3 करोड़ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 2030 तक कन्वर्ट हो रही हैं ईवी पे। पाकिस्तान में ईवी, अच्छा वहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है। मेरे क्वेश्चन का ये एक सब क्वेश्चन बनता है कि वहाँ पे ईवी को सब्सिडाइज किया जा रहा है, यानी जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके पब्लिक में देती है। पाकिस्तान में ईवी पे मुझे कोई क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अगर ये है कोई पॉलिसी तो व्हाई नॉट द पब्लिक कैन गेट अ बेनिफिट? देखिए जनाब, जैसे अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब ने फरमाया कि ओवर रेगुलेशन, हर डिपार्टमेंट अपनी पावर दिखाता है अलग से, ठीक है, और वो अपनी अहमियत या अपनी वो बताने के लिए कि मुझे क्यों होना चाहिए। तो एक तो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज आपस में कन्फ्लिक्ट हैं, यानी कि अगर हम कहें कि कन्फ्लिक्ट भी है और एक मशरक की तरफ है एक मगरिब की तरफ है। तो वो जो ईवी की पॉलिसी है, जैसे लास्ट ईयर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमर्शियल इंपोर्ट खोली गई, जिसके तहत अभी तक एक कार भी नहीं आई। फिर क्योंकि सर इंजीनियरिंग किसी डेवलपमेंट किसी एक ऐसे ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान में एक ऐसा भी तो काम किया कि यहाँ पे कुछ कार मंगवाई, बहुत सारी कार्स इंपोर्ट हो गई, बल्कि इतनी इंपोर्ट हो गई कि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में लोड आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो देखिए ना, आप वो उनको परमिशन दे रहे हैं उनको नहीं देनी चाहिए थी। तकरीबन $3 बिलियन की कारें इंपोर्ट हुई हैं इस ये पिछले दिस साल, इज माय क्वेश्चन जो सर। ठीक है ना। वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। जब आप कोई नया प्लांट या नई कंपनी आती है, उसको 100-200 गाड़ी मंगाने की इजाजत होती है ट्रायल बेस पे, फिर वो सीकेडी पे आता है, फिर वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग पे आ लेकिन जाता सर है प्राचा साहब, मैंने तो पाकिस्तान। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी हजारों गाड़ियां आ गई पाकिस्तान में, प्लांट नहीं लगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये दूसरी दफा हुआ है। एक पीटीआई दौर में हुआ था, एक गाड़ी आई थी और अफरीदी साहब की, वो बेतहाशा 12-15 गाड़ियां, हजार मुझे नाम नहीं याद, 15,000-20,000 गाड़ी आ गई थी। और ये भी कोई इस दौर में फिर हुआ है कि वो तकरीबन एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं समझता कि 10-15 हजार से कम आई होंगी। और उस वो रोडों पे हर दूसरी तीसरी गाड़ी वो नजर आ रही है, तो उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली बात नहीं है। तो ये जो इस किस्म की बातें हैं, आपकी जो प्राचा साहब, आप तो स्टेक ब्यूरोक्रेसी होल्डर है। हैं, व्हाई डोंट यू शेक द गवर्नमेंट, लाइक एटलीस्ट यू नीड टू नॉक देयर डोर। देखिए, हम तो हर जगह पे अपनी बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों के तवज्जुह से, और आप लोग भी करते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त फेयर बिजनेस करना नामुमकिन हो गया है, एक जहाज से कम नहीं है। क्योंकि आप फेडरल और प्रोविंशियल सारे इदारे मिला लें तो तकरीबन 150 बनते हैं जिनसे एक बिजनेसमैन निपटता है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है। और अब उनके पास जो पार्स हैं, वो आके जनाब डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस, आपके शोरूम सील कर देते हैं। पता नहीं वो पावर्स हैं भी या नहीं, बेसिकली तो वो लाकानूनियत है। तो जब आपने जैसे सलमान शाह साहब ने कहा कि भाई वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, एक आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल होगा तो करेगा। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, बलूचिस्तान तकरीबन बंद पड़ा हुआ है, एक्चुअल जो पोजीशन है, जो वहाँ पे टेररिज्म के हालात है। हालांकि वहाँ पे बहुत इस वक्त जो ईरान और अमेरिका जंग के बाद हमारे लिए पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट आना, इस वक्त पाकिस्तान फेवरेटेबल कंट्री है हर तरह, डिफेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज, और आपकी जो लेबर है वो उस तरह। उसके मुकाबले में जो तुर्की का कोई रोल नहीं बनता, उन्होंने ऑफर कर दी है कि अगले 20 साल के लिए अपने टर्किश नेशनल्स और फॉरेन इन्वेस्टर को 20 साल की इनकम टैक्स पे छूट दे दी है। तो लोग उधर, हालांकि मैंने रोल यूं नहीं बनता कि क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त बंदरगाह है और दीगर रास्ते हैं और जो चीज़ें हैं, मेन पाकिस्तान का रोल बनता था। और बहुत से हमारे पाकिस्तानी या दीगर लोग दुबई से वापस भी आए हैं, हमारे यहाँ पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिमांड वापस आई है बहुत सारी। इट इज़ अ स्पेकुलेशन कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वापस आ चुकी है। सर जफर प्राचा साहब, मुझे सर सलमान शाह साहब की तरफ जाना पड़ेगा।
सर सलमान शाह साहब, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो लोन देता है उसकी कोई ना कोई बाइफर्केशन होती है, मीडियम, स्मॉल मीडियम, मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो बहुत सारे पैसे एक ही एरिया में चले जाते हैं और वो गवर्नमेंट की के लोन होते हैं जहाँ पे बैंक्स भी बड़े सिक्योर फील कर रहे होते हैं, बैंक्स धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं। फंसा कौन हुआ है? वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जिनको फाइनेंस नहीं मिल रहा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसे नहीं मिल रहे। तो सर ये सारी चीज़ें, आप तो इतने सीनियर बैंकर रहे हैं, तो डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अ रेगुलेशन? नहीं, हमारे मुल्क में तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग जो है, जब इसको प्राइवेटाइज किया गया था तो बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन में गई थी, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक्स जो थे वो तबाह हो चुके थे और उन बैंकों को तकरीबन सियासतदानों ने मिलकर ही ख़त्म किया था। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि जी इनको प्राइवेटाइज कर दें, तो प्राइवेटाइज हो गए। अब लेकिन इशू ये है कि सबसे बड़ा बोरवर हुकूमत बन गई है। Yes, और बैंकों के exactly, लिए exactly, sir. अपने Dr. साहब, this is my meaning. Exactly, you hit the point. हाँ, तो वो ये है कि बैंकर्स जो हैं वो देखते हैं कि गवर्नमेंट को लैंड करने में कोई रिस्क भी नहीं है, गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है, सारा कुछ कर सकती है, डिफॉल्ट भी नहीं करेगी, क्रेडिट रिस्क देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बैंकों को तो ज़रूरत ही नहीं है कि इतने बड़ा अमला रखें और वो सारा कुछ रखें जिसमें वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करें या एसएमई फाइनेंसिंग करें या कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करें। वो तो आंखें बंद करके हुकूमत को देते जाएं और हुकूमत जो है आगे खर्चा करती है और मुनाफा जो है उनको अच्छे, आजकल भी आई थिंक 10-12% पे तो आराम से उनको मिल जाता है, रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो हमने बैंकिंग सेक्टर को इनफेक्टिव कर दिया, क्योंकि हुकूमत, जैसे पहला जो मैंने बात की वो कनेक्टेड है कि जब आप 50 मिनिस्ट्रीज बनाएंगे और उसमें 50 ब्यूरोक्रेसीज बनाएंगे, 50 रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो आपको फिर उतने ही टैक्सेस लगाने पड़ेंगे उनको देने के लिए। और जब आप टैक्सेस लगाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बैठ जाएगा, वो इतने बड़े टैक्सेस दे नहीं सकता। दूसरी बात हमने पहले भी कर ली कि बिजली हमने ऐसी धोखेबाज तरीके से बनाई है कि उसने उनकी इनपुट कॉस्ट को उड़ा के रख दिया है। सो द एनवायरनमेंट इज नॉट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वक्त आप देखें जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारी चाइनीज गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शॉर्ट टर्म में वो उनको खासा मुनाफा बन जाएगा। तो वो क्यों उसका कारखाना लगाएं? कारखाने के लिए तो उनको 25-30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी इन्वायरमेंट का। सो आई थिंक हुकूमत ने इस वक्त सारों को क्राउड आउट कर दिया है। जो निज़ाम है उसने प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म कर दिया है। आपकी प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे। वो भी जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? सो आई थिंक एक बड़ा विशियस सर्कल है, उसमें आप फंसे हुए हैं। और अब IMF ने कहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है ये नहीं चल सकता। उन्होंने कहा है कि करप्शन जो है पाकिस्तान में अगर वो ना होती तो आपका GDP कम से कम 6 से 7% इंक्रीज कर रहा होता, इस लो लेवल से ऊपर होता। वर्ल्ड बैंक कहता है कि बच्चे सारे जो हैं वो डेवलप ही नहीं हो रहे, स्टंटेड बच्चे आप कर रहे हैं क्योंकि उनको खुराक नहीं मिल रही। फिर 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता। तो क्या हमने इस मुल्क को बनाया, किस निज़ाम ने ये सारा कुछ किया है? ये सवाल हम पूछने का वक्त है। डॉक्टर साहब, ये सवाल नहीं है वेरी पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर प्राचा साहब का, ज़फ़र प्राचा साहब का, सलमान शाह साहब का, इसके साथ अहमद चनाई साहब का। और हमारे प्रोग्राम का एक ही मकसद होता है कि हम लोगों को, हुकूमत को जो अवेयरनेस दे सकें, जो ब्रिज बन सकें। और वो ब्रिज क्या है कि वेयर द इन्वेस्टर्स आर फीलिंग द प्रॉब्लम, हम उनकी प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से उनका मैसेज आगे तक पहुंचा सकें और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 TV विद प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी।